आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद आप डिज़ाइन इंजीनियर का शोबा या कैरियर पाथ किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन इंजीनियर शोबे के अंदर आप ग्लोबली मार्केट का हिस्सा बन सकते हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अहमियत हासिल है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब तक एक डिज़ाइन इंजीनियर ना हो तब तक ये कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इस शोबे को किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर इस पे बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप अपने प्रोफाइल के अंदर अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर स्किल्स को डेवलप कर लेते हो तो आप आसानी से इस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पे फिट हो सकते हो। तो आइए बात करते हैं स्किल सेट फॉर मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर। तो सबसे पहले चाहे आप अभी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर के अंदर हैं, थर्ड ईयर के अंदर हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद जब मार्केट के अंदर आएंगे तभी आपको इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर भी रहकर अगर इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग शुरू कर देंगे तो आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एज़मी, ASTM, ISO के स्टैंडर्ड्स को बड़े अच्छे तरीके से समझना, पढ़ना और मेमोराइज करना पड़ेगा। बिकॉज बीइंग अ डिज़ाइन इंजीनियर ये जो नॉलेज है ये आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट देगा, आपको इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाएगा और बीइंग अ डिज़ाइन इंजीनियर आपको स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए। टिप नंबर 2, डेवलप एन इंटरेस्ट इन कैड एंड सिमुलेशन टूल्स। अब सिमुलेशन टूल्स और कैड के अंदर अगर आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप डिज़ाइन इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, आप समझते हो कि आप एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको सिमुलेशन सॉफ्टवेयर और कैड का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कौन से ये सॉफ्टवेयर? कैटिया है, V5, सॉलिड वर्क्स है, प्रोई है, यूनिग्राफिक्स है। इस तरह के सॉफ्टवेयर के अंदर आपको अपने स्किल्स को जो है वो इन्हेंस करना है। और इसके अलावा आप जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनको सीखें, जैसे कि एनसिस है, मैटलैब है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपके रिज्यूमे के ऊपर होंगी तभी आपको मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन मुझे पता है कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है, इसलिए जब आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तब ही इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग शुरू कर दें। टिप नंबर 3, नॉलेज ऑफ मटेरियल्स। जो डिज़ाइनर है उसने जब भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है तो कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। आपके पास मटेरियल्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप समझ रहे हो कि मुझे डिज़ाइन इंजीनियर बनना है और मुझे बिल्कुल एक रिज्यूमे के ऊपर मुझे लिख दिया जाएगा कि मुझे ये सॉफ्टवेयर आता है, वो सॉफ्टवेयर आता है। नॉलेज ऑफ मटेरियल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप किस तरह की डिज़ाइन के अंदर किस तरह की ट्रीटमेंट होगी, किस तरह की कोटिंग यूज़ होगी, किस तरह का मटीरियल होगा, किस तरह की उसकी ग्रेडिंग होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टिप नंबर 4, इंडस्ट्रियल ड्राइंग एंड इट्स स्टैंडर्ड। देखें, अगर आप डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उनकी डायमेंशंस, जो भी आपका एक लेआउट होगा उसके बारे में नॉलेज, किस तरीके से उसकी ड्राइंग्स होंगी उनको पढ़ना, उसकी टॉलरेंस, उसका ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, फिट, लिमिट्स, ये जितनी भी एक मशीन डिज़ाइन का हिस्सा होती है आपकी डिज़ाइन इंजीनियरिंग के अंदर, उन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। टिप नंबर 5, मैकाट्रॉनिक्स के अंदर शौक रखने वाले इंजीनियर्स को मैटलैब, सिमुलिंक जैसे सॉफ्टवेयर्स का भी पता होना चाहिए, ताकि वो एक अच्छे तरीके से इस फील्ड के अंदर भी एक्सेल कर सकें। क्रिएटिविटी। अगर आप समझते हो कि आप मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग शोबे को ज्वाइन करना चाहते हो और आप सिर्फ फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। वक्त के साथ साथ जब आप इस फील्ड को ज्वाइन कर लेते हो, इसके अंदर एक्सेल करने के लिए आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। आई मीन यू हैव टू बी क्रिएटिव, क्योंकि जो भी आप इंडस्ट्री के अंदर नए नए डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाओगे तो उन डिज़ाइंस के अंदर आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन बहुत मैटर करती है। The ability to work under pressure. Being able to successfully work under pressure is about being able to prioritize the most important task that you need to finish. हमें इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए अक्सर व बेशतर ऐसा होगा कि हमें प्रेशराइज्ड इन्वायरमेंट के अंदर काम करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस शोबे के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक हैबिट्स होती हैं, एक क्रिएटिविटी टाइप बिहेवियर होता है, वो बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप एक अच्छे डिज़ाइनर नहीं बन सकते। ऑप्टिमाइजेशन।
बीइंग अ गुड डिज़ाइन इंजीनियर इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, आपको ये भी ख्याल रखना है कि मुझे किस तरीके से अपने डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ का मतलब ये है कि आपको टाइम को रिड्यूस करना है और पैसों को भी रिड्यूस करना है और मटेरियल और डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ करना है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के अंदर डिज़ाइन इंजीनियर का शौक़ रखने वाले या फ्यूचर के अंदर इस शोबे को ज्वाइन करने वाले लोगों को अपने अंदर डेवलप करनी है। और ये चंद एक टिप्स हैं जिनको समझ कर, जिनको प्रैक्टिस करके आप अपने लिए बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी चीज़ के अंदर आपकी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट एरिया के अंदर जाके लिखें, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर हम आपके उन मसाइल को, उन इश्यूज़ को भी एड्रेस करके आपको सॉल्यूशंस दें। थैंक यू वेरी मच।